तो इमेजिन करो एक ऐसा स्पाई जिसे उसके अपने ही देश ने पहचानने से मना कर दिया हो, और जिस जसकीरत को कहानी के पहले सीन में डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी, वही जसकीरत लास्ट में किसी जेल में सड़कर अपनी उम्र कैद पूरी कर रहा हो। अगर धुरंधर का क्लाइमैक्स एक ऐसे पेनफुल और पोएटिक नोट के साथ खत्म होता ना, तो ये फिल्म प्रोपोगंडा का टैग हटाकर एक ग्लोबल स्पाई फिल्म बन सकती थी। तुमने ऐसा बोला? अरे नहीं नहीं, मैंने सिर्फ प्रोपोगंडा नहीं बोला, मैं तो बस बता रहा हूँ हेटर्स और ट्रोल्स क्या बोल रहे हैं। लेकिन असली पेन तब होता है जब आपको रियलाइज हो कि जिस जस्सी को स्टोरी के स्टार्टिंग में डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी, वही जस्सी कहानी के आखिरी में किसी जेल में सड़कर अपना कैरेक्टर आर्क कंप्लीट कर रहा हो। ये एक लाइफ सर्कल है, मौत से शुरू और मौत पे खत्म। पर सवाल यह है, क्या ये मौत एक सेक्रीफाइस है या सिस्टम का सबसे गंदा बिट्रेयल? तो यही हम आज इस वीडियो में समझेंगे और धुरंधर द रिवेंज को थोड़ा सा रिपेयर करके इसको एकदम रीफिक्स करेंगे, बिना इसके किसी कोर इमोशंस में कुछ चेंज किए। तो भाई, जब मैं धुरंधर का सीक्वल देख के थिएटर से निकला तो लगा डायरेक्टर ने मास्टरपीस तो बनाया है। क्या विजन है बंदे का, लिटरली स्पाई क्राफ्ट तो है। अरे रुको रुको, अब लोग कहेंगे मैं प्रोपोगंडा की तारीफ कर रहा हूँ। क्या? ये क्या बक रहे हो माता? तो बस ये कह रहा था कि फिल्म में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। देखो, फिल्म में आदित्य धर ने मेहनत तो बहुत की है, पर उसे 10% पॉलिटिकल कैंपेन बनाने के चक्कर में उसकी स्पाई थ्रिलर वाली सोल कहीं खो गई है। तो आज हम इस फिल्म के कोर को छुए बिना इसमें से वो सारा प्रो पॉलिटिकल रायता साफ करेंगे जो इसे प्रोपोगंडा बना रहा है, और इसे एक ऐसा न्यूट्रल मास्टरपीस बनाएंगे जिसे लेफ्ट, राइट और मेरे जैसा नॉर्मल विंग सब पसंद करे। तो अब आसान भाषा में समझ लो, हम इस पूरी भसड़ को इन 5 चैप्टर्स में फिक्स करेंगे, बिल्कुल धुरंधर के स्टाइल में। चैप्टर 1, द पपेट मास्टर एंड हिज टूल, जहां हम दाऊद वाले उस बचकाने बैंडेड सीन को एक हाई स्टेक रेडियो एक्टिव स्ट्राइक में बदलेंगे। अच्छा। चैप्टर 2, घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, यहाँ हम वो अतीक अहमद वाले कंट्रोवर्शियल पार्ट को रिफिक्स करेंगे और हम इसे ऐसा दिखाएंगे जैसे एक नेशनल सीक्रेट है। ठीक है। चैप्टर 3, ट्रायल बाय फायर, जहां हम नोटबंदी को हटाकर फाइनेंशियल स्ट्राइक वाला असली मास्टर स्ट्रोक लाएंगे। समझ गया। चैप्टर 4, एड टू ब्रूटस, जहां सिस्टम अपना असली ब्रूटल चेहरा दिखाएगा और जहां इमोशंस की कोई जगह नहीं है। और लास्ट चैप्टर 5, बलिदान परमो धर्म, एक ऐसी एंडिंग जो हैप्पी होमकमिंग की फैंटेसी को हटाकर हार्डकोर रियलिज्म का आईना दिखाएगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम धुरंधर को वो एंडिंग और वो लॉजिक देंगे जिसकी ये फिल्म असल में हकदार थी। तो ये पूरा रिफिक्स मैंने बहुत दिल से लिखा है, तो अच्छा लगे तो ताली वाली बजा देना यार। पर उससे पहले हाय, मेरा नाम है एमजे और आप देख रहे हो द एमजे सिनेमा। तो फिल्म की शुरुआत होती है हमजा की इस डायरी से। इसमें वो नाम है जिन्होंने इंडिया पे टेरर अटैक किए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमजा इन बड़े विलन्स को सीधा हाथ तक नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्टर ने बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है। डायरेक्टर ने हमजा के हाथों सिर्फ उन्हीं को साफ करवाया है जो असल दुनिया में या तो अननोन मैन की गोलियों से मरे या सस्पिशियस तरीके से मारे गए। इसी रियलिज्म की वजह से फिल्म को प्रोपोगंडा बोलना मुश्किल हो जाता है। इस विजन के लिए बंदे की तारीफ तो बनती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन दाऊद को बीमार करने का वो बैंडेड वाला सीन थोड़ा बचकाना सा लगता है। ये बिल्कुल उरी वाले उस ईगल ड्रोन की तरह था। हाँ भाई, वो ईगल और बैंडेड दोनों ही डीआरडीओ में बना था। मतलब डीआरडीओ में आजकल बस फिक्शनल चीजें ही बन रही है। तो चैप्टर 1 फिक्स करने से पहले ये जान लो, वो बैंडेड वाला सीन असल में पोलोनियम 210 से इंस्पायर्ड था। ये कोई आम जहर नहीं है, एक हाईली रेडियो एक्टिव मेटल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में डालकर बनता है। और हाँ, इसके सिम्टम्स एकदम नॉर्मल फूड पॉइजनिंग जैसे ही होते हैं। और ये इंस्पिरेशन धुरंधर में रियल वर्ल्ड से उठाई है। याद है जब वो पुतिन ने अपने स्पाई अलेक्जेंडर लिटिनविको को लंदन में मरवाया था? उसकी ग्रीन टी में पोलोनियम की सिर्फ एक बूंद डलवा दी थी और पूरी दुनिया ने उसे 22 दिन तक सड़कर मरते हुए देखा था। तो इस बैंडेड वाले सीन को बिलीवेबल कैसे बनाए? तो इसको हम एक टारगेटेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्ट्राइक दिखाएंगे। आसान भाषा में समझ लो, डीआरडीओ की जगह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की लैब में बना एक ऐसा टॉक्सिन जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और मेडिकल टेस्ट में सिर्फ नॉर्मल फूड पॉइजनिंग लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है। आगे बोल। बता। बिट्रेयल विद इन सैक्रिफाइस। ये सीन थोड़ा सैड नोट पर एंड होगा, तो हम मूवी में वो बैंडेड वाला सीन ही रखेंगे, पर उस बैंडेड पर माइक्रोनिडल पैचेस होंगे जो हाथ मिलाने पर पोर्स के थ्रू सीधा बॉडी में एंटर कर जाएंगे। नतीजा, दाऊद तो बिस्तर पर पड़ा सड़ ही रहा है, लेकिन उस रेडियो एक्टिव टॉक्सिन के टच में आने की वजह से जमील का अपना हाथ भी गलना शुरू हो जाता है, जो उसे बाद में कटवाना भी पड़ता है ताकि जहर पूरी बॉडी में ना फैले। और फिर आता है अपना एमजे ट्विस्ट। सान्याल ने बात जमील से छुपा कर रखी थी कि इस मिशन की कीमत उसका अपना शरीर होगा। सान्याल के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। उसने अपने सबसे पुराने एसेट को यहाँ डिस्पोजेबल टूल बना दिया, और इस चीज के लिए हमारा एनएसए कोई अपॉलॉजी और एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता। सान्याल की वो पत्थर जैसी खामोशी इस सीन की असली ताकत है। और तब वो फनी और हुटिंग वाला सीन एक डार्क और सीरियस सीन में बदल जाएगा। तब कोई उस बैंडेड वाले सीन को देखकर ये नहीं बोलेगा कि फेंक रहे हैं, ऐसे कोई दाऊद को पॉइजन देकर मार सकता है क्या?
इस फिक्स के साथ फिल्म एकदम रियलिज्म के नज़दीक आ जाएगी, क्योंकि इसमें वो पर्सनल कॉस्ट और सिस्टम का वो बेरहम ब्रूटल चेहरा ऐड हो गया है जो किसी भी मिशन के लिए सैक्रिफाइस मांगता है। मगर क्यों? तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है अतीक अहमद की लाइव टीवी मर्डर से, मेरा मतलब आतिफ अहमद से। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? और उसी सेम टाइम मेजर इकबाल, जो असल में इलियास कश्मीरी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, उसे सोफे पर बैठकर लाइव देख रहा है। लेकिन रियलिटी में इलियास कश्मीरी को 2011 में CIA ने एक ड्रोन स्ट्राइक में उड़ा दिया था। अब प्रॉब्लम ये है कि 2011 में मरा हुआ आदमी 2023 के लाइव एनकाउंटर को कैसे देख सकता है। तो अगर हमें इसे फिक्स करना है तो हम इसे एक गलती की जगह नेशनल सीक्रेट की तरह दिखाना होगा। हम दिखाएंगे कि 2011 की उस ड्रोन स्ट्राइक में कश्मीरी मरा ही नहीं, बल्कि वो अंडरग्राउंड चला गया और वो एक ऐसा घोस्ट एसेट बन चुका था जिसे दुनिया ने कागज़ों पर तो दफन कर दिया था, पर ISI ने उसे एक शैडो असैसिन की तरह संभाल रखा था। तो अब अपना सीन समझ लो। मेजर इकबाल जब सोफे पर बैठा है तो उसके पास एक पुरानी अखबार की कटिंग है जिसमें 2011 की उसकी अपनी मौत की खबर छपी हुई है। वो उस पर अपनी जलती सिगरेट बुझाता है और ये एक छोटा सा विजुअल बिना बोले बता देगा कि वो एक घोस्ट एसेट है। और अब वो लाइव टीवी पर आतिफ अहमद को मरते हुए नहीं देख रहा, वो अपना कोल्ड फ्यूचर भी देख रहा होता है। इस एक छोटे से रिवील से वो मेजर बैडएस भी बन जाएगा और घर में थोड़ी बहुत औरा फार्मिंग भी हो जाएगी बाप के सामने। खैर उसके बारे में तो क्या ही बोलूँ। अब बात करते हैं आतिफ अहमद के सीन को न्यूट्रल करने की। यहाँ आतिफ को मसीहा या विक्टिम दिखाने की बजाय हम उसे एक डिस्पोजेबल पॉन की तरह दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सानियाल और उनकी टीम ने कोई गोली नहीं चलाई, उन्होंने सिर्फ आतिफ की डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी वॉल को गिरा दिया। इसको फिक्स करने के लिए यहाँ बस एक डायलॉग रखना है सानियाल का जो सब कुछ बदल सकता है। हमने उसे मारा नहीं, हमने बस उसे बचाना बंद कर दिया। जैसे उसकी प्रोटेक्शन हटी, उसके पुराने दुश्मनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। ये एक लाइन फिल्म को प्रोपेगेंडा की भीड़ से निकालकर एक मैच्योर स्पाई थ्रिलर के लेवल पे ले जाएगी। और जब दुनिया को लगेगा कि भूत वापस आ चुका है, तभी हमजा उसे दोबारा कब्र में भेजेगा। इसे कहते हैं हिस्ट्री कैचिंग अप विद द डेविल। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो अब फिक्स करेंगे मूवी का वो पार्ट जहाँ इंटरनेट 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है, द ग्रेट नोटबंदी। I mean नोटबंदी। मूवी से मास्टर स्ट्रोक कह रही है और ट्रोलर्स इसे देखो सिंपल है, सानियाल और गवर्नमेंट को स्मार्टनेस का देवता मानना बंद करो। वो इंसान है, गलतियां उनसे भी होती है। अब अगर 1-2 गलती मान भी लेंगे तो क्या होगा, बस अगला इलेक्शन हार जाएंगे। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही? लेकिन हम लोग इस चैप्टर को फिक्स करने के लिए सैक्रिफाइस वाला फंडा यूज नहीं करेंगे। मान लो मोदी जी आकर ये बोल दे मेरे देश के लोगों को तकलीफ होगी पर इस वक्त देश को बचाना ही मेरी प्रायोरिटी है, तो ट्रोलर्स जूते चप्पल और मारेंगे। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस वाला हैक यूज नहीं कर सकते। अच्छा बहन के तो सुनो, सानियाल जैसे मास्टरमाइंड को अगर फिल्म में फिक्स करना है तो हमें फिल्म को प्रोपोगेंडा से निकालकर ग्लोबल स्पाई थ्रिलर बनाना होगा। और उसका तरीका सिंपल है, द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। हम उस कैरेक्टर को इतना पावरफुल दिखाएंगे कि उसने बड़ी बड़ी एजेंसीज जैसे DEA और पाकिस्तान की FIA के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि जावेद खनानी का हवाला नेटवर्क सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और अपने सानियाल ने अपना डिप्लोमेटिक क्लाउड यूज़ किया और खनानी के ग्लोबल्स अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। और इस तरह पाकिस्तान में रखे हुए 65,000 करोड़ इंडियन करेंसी रद्दी बन गई। और अगर ये पैसा बॉर्डर के रास्ते ही तारों के नीचे से आने वाला था तो बॉर्डर पर थोड़ी ज्यादा फोर्स लगवा देते। इस बेचारे को लाइन में क्यों लगाया? अरे माँ चुदी पर। और जब सब कुछ छिन ही चुका है और अपना खनानी बैंकरप्ट हो गया है, तब आता है वो एपिक सीन, रेड लाइट वाला बैकग्राउंड, भारी बारिश और हमारा हमजा बैटमैन बनकर खड़ा है। इमेजिन करो वहाँ बैकग्राउंड में वो बैटमैन का ही एपिक म्यूजिक चल रहा होता, लिटरली सोच के गूज़बम्स आ जाते हैं। तो यहाँ हम खनानी की सुसाइड को एक डार्क जस्टिस का रूप देंगे। हमजा उसे छत से धक्का देता है पर दुनिया को लगता है उसने सुसाइड कर ली। ये सीन प्रोपेगेंडा नहीं, प्योर सेटिस्फेक्शन है। तो भाई हैक सिंपल है, नोटबंदी को पॉलिटिकल अचीवमेंट की जगह डेस्परेट टैक्टिकल मेजर या इंटरनेशनल एसेट सीजर दिखाओ। इससे सानियाल की इज्जत भी बचेगी, फिल्म का वो प्रो BJP एंगल भी न्यूट्रल हो जाएगा और हमजा का वो बैटमैन वाला सीन और भी ज्यादा गांड फाड़ लगेगा। तो अब आता है चैप्टर 4 का वो सीन जहाँ फिल्म लॉजिक की पटरी से उतरकर सुपर हीरो मोड में चली जाती है। फिल्म में दिखाते हैं कि सानिया लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद को कॉल लगाता है और बोलता है तेरे न्यूक्लियर सीक्रेट इजराइल को बेचने का वीडियो है मेरे पास, जसकिरत को छोड़ दे वरना वायरल कर दूंगा। और शमशाद डर के मारे उसे छोड़ भी देता है। लिटरली मतलब सच में मजाक चल रहा है क्या? कोई भी इंसान जो इतनी बड़ी पोजीशन पर है वो इतना बड़ा प्रूफ किसी एक एजेंट या एक एसेट को छुड़ाने के लिए वेस्ट नहीं करेगा। NSA है भाई वो इंडिया का, इस MMS का यूज करके वो उस जनरल को ही डबल एजेंट बना सकता था। अगर इस सुपर हीरो ग्लिच को मेरे स्टाइल में फिक्स करना है तो हमें फिल्म को फिक्शन से निकालकर हार्डकोर रियलिज्म में लाना होगा। सानियाल को ब्लैकमेल करते हुए मत दिखाओ, उसे पत्थर दिल दिखाओ। तो हम इस चैप्टर को फिक्स करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे द आर्ट ऑफ डिनायल। असली स्पाई क्राफ्ट का रूल नंबर 1 यह है कि इफ यू आर कॉट वी डोंट नो यू। तो हम दिखाएंगे कि जब पाकिस्तान जसकिरत को पकड़ता है तो सानियाल शमशाद को कॉल नहीं करता, बल्कि वो अपना फोन तोड़कर फेंक देता है और मिशन धुरंधर की सारी फाइल्स को भी जला देता है।
और लास्ट, इंडिया भी दुनिया के सामने आकर अपने हाथ झाड़ लेता है ये कहकर कि जसकीरत कोई हमारा एजेंट नहीं बल्कि एक भागा हुआ मुजरिम है जो डेथ पेनल्टी पर है, पाकिस्तान इसके साथ जो चाहे करे। तो इमेजिन करो जब जसकीरत पाकिस्तान की किसी जेल में ये सुनेगा कि जिस देश के लिए उसने अपनी लाइफ, आइडेंटिटी सब दाव पर लगा दी थी उसी देश ने उसे पहचानने से मना कर दिया, तब जो बिट्रेल वाली फीलिंग आएगी ना, वही बनाएगा इस मूवी को द रियल स्पाई क्राफ्ट। और हाँ, यहाँ सान्याल और सरकार भगवान नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट लगेंगे। तो अब आता है इस स्टोरी का वो आखिरी स्टेप जहाँ हमें फैंटेसी से उठाकर हार्डकोर रियलिज्म की लाइन में लाके खड़ा कर देंगे, बिल्कुल ब्रिज ऑफ स्पाइस या शिंडलर लिस्ट के करीब। पहले मूवी का ग्लिच जान लो। फिल्म में दिखाते हैं कि अपना हमजा पाकिस्तान से इंडिया वापस आ जाता है, जहाँ से वो अपने गांव पहुंचता है और अपनी फैमिली को दूर से देखकर बस एक स्माइल देता है और एक बढ़िया से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये एक सिनेमैटिक और फील गुड एंडिंग तो है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। देखो, असली स्पाई की जिंदगी में होमकमिंग जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है। तो यहाँ हम अपने हमजा को ब्लैक टाइगर वाली एंडिंग देंगे। तो हमारा धुरंधर फाइनल फिक्स ये होगा कि हम हमजा को वापस इंडिया नहीं लाएंगे, हम उसे किसी 2 फीट की पाकिस्तानी जेल में हड्डियों का ढांचा बनता हुआ दिखाएंगे, सालों का टॉर्चर और पैर मुड़े हुए। और जो हमजा शुरुआत में सबसे स्ट्रॉन्ग था वही अब अपने आखिरी दिनों में सबसे वीक होगा। और जिस जस्सी को शुरू में डेथ सेंटेंस हुई थी वही जस्सी अब अपनी बाकी बची लाइफ किसी जेल में काट रहा है, जहाँ से शुरुआत हुई खत्म भी वहीं हो रही है। ये पूरा एक लाइफ सर्कल है, या ये मान लो कि वो अपना कैरेक्टर आर्क कंप्लीट कर रहा है। और तभी उस अंधेरी काल कोठरी में लेटे लेटे हमजा की आंखें एक सपना देखेगी। हाँ, वही फिल्म वाला अपना ओरिजिनल होमकमिंग सीन, लेकिन अब ये एक ड्रीम सीक्वेंस की तरह प्ले होगा। यहाँ भी जसकीरत टैक्सी से उतरकर दूर से ही अपनी फैमिली को देखेगा, वो यहाँ भी उनसे मिलने नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता है कि वो उनसे मिल ही नहीं सकता और ना ही अब उसे कोई ढूंढने आने वाला है। और तभी इस पीक इमोशनल मोमेंट पर वो रियलाइज करेगा कि उसने अपनी दोनों फैमिलीज को खो दिया है। हम जानते हैं कि हमजा की बस एक आखिरी मेमोरी है और जो वो अपनी आखिरी सांस लेते वक्त देख रहा है, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि किसी पकड़े गए स्पाई की जिंदगी में हैप्पी एंडिंग जैसा कुछ नहीं होता। तभी कैमरा उसके चेहरे पर जूम इन करेगा और तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और स्क्रीन फेड आउट हो जाती है और स्क्रीन पर लिखा आएगा बलिदान परमो धर्म। तो भाई, मैंने तो धुरंधर से कुछ ऐसी एंडिंग एक्सपेक्ट की थी और अगर इसी पेनफुल और पोएटिक नोट के साथ यहाँ सब एंड होता ना तो इस पर कोई प्रोपोगेंडा का टैग नहीं लगाता। जब ये एंडिंग स्क्रीन पर आएगी ना तो थिएटर में जो साइलेंस होगा वही इस मूवी को एक सच्चा ट्रिब्यूट होगा। ये फिल्म अब सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं बल्कि उन हजारों अननोन मैन के नाम एक ट्रिब्यूट बन जाती जिन्हें उनके अपने देश ने कभी पहचानने से मना कर दिया। तो भाई, ये था धुरंधर का वो एंडिंग और वो लॉजिक जो उसे प्रोपोगेंडा नहीं एक टाइमलेस क्लासिक बना देता। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ MJ, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। जो तू न था करते थे हम बातें तेरी यादों से महकी हुई मेरी सभी राहें तेरी यादों से जाने कैसे फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने